आदमी नामा शाया हुआ, उससे पहले इनका एक नावल आया था खुदकुशी नामा, बहुत ही शानदार लिखने वाले हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस नावल पर इज़हार ख्याल करें। मोहतरमा सविता सिंह जी और फिरदौस अजमत सिद्दीकी साहिबा और खालिद जावेद साहब, रहमान अब्बास, खुर्शीद अकरम साहब, शादाब रशीद, सामने बैठे हैं मेरे असलम परवेज़ साहब, इकराम खबर साहब और बहुत सारे दोस्त। सबसे पहली बात तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि एक ऐसा अच्छा नावल इन्होंने लिखा, और ख़ास तौर से इधर जो हाल के बरसों में मैं देखता जा रहा हूँ कि जो लोग उर्दू से पेशेवराना तौर पर वाबस्ता हैं वो संजीदगी से तो जैसी भी है वो कोशिश करते हैं, लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर कुछ बरसों से ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो उर्दू को अपनी ज़ुबान तो मानते हैं लेकिन उसकी तहज़ीबी सरगर्मी से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं, जबकि उर्दू में इतनी अच्छी रवायत है। ज़्यादातर बल्कि बड़े राइटर्स ऐसे ही रहे हैं जो उर्दू से पेशेवराना तौर पर वाबस्ता नहीं थे। तो मैं इस तौर पर भी इनका इस्तकबाल करता हूँ कि इस पेशे से वाबस्ता नहीं हैं, फिर भी इन्होंने लगातार नावल लिख रही और बहुत अच्छे नावल लिख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रही। इसके बाद जहाँ तक इस नावल के बात है तो मैं पूरे नावल पर तो बात नहीं करूँगा क्योंकि वही बातें रिपीट होंगी। खुर्शीद अकरम साहब ने बुनियादी बातें कह दी हैं और मैं जो सोच के आया था वो यही था कि मैं भी तक़सीम हिंद के वास्ते से बात करूँगा। उर्दू में बहुत सारे, उर्दू और ख़ास तौर से जो पंजाबी हुई और हिंदी में भी कई ज़ुबानों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है तक़सीम हिंद पर। इंतज़ार हुसैन, कुर्तुलैन हैदर, इस्मत चुग़ताई, सबसे ज़्यादा तो मंटो ने लिखे हैं। तो एक ऐसे मौजू पर लिखना जो काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, उसके बाद फिल्में भी कुछ, जैसे ख़ास तौर से गर्म हवा फिल्म या असगर वजाहत साहब का जो ड्रामा है जिस लाहौर ने देखा, तो एक पूरी रवायत है। इसके बावजूद अब तक़सीम पर लिखने की क्या ज़रूरत है, ये सवाल मेरे जहन में था। तो कुछ सवाल जो ये था उसके जवाब मुझे इस नावल में मिले हैं। तो ख़ास तौर से मैं देख रहा था कि ज़्यादातर कुर्तुलैन हैदर और इस्मत चुग़ताई को अगर छोड़ दें या अमृता प्रीतम को, तो तकरीबन सब मर्द लिखने वाले थे, और इन लोगों ने जो ख़वातीन थे वो एक फौरी जज्बात थे, उसी वक्त लिखे थे, ज़्यादातर 50 और 60 की दहाई में। तो उस वक्त जज्बात ज़्यादा शदीद थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं, एक ड्रामाई सूरत हाल है। लेकिन अब जब 75 साल गुज़र चुके हैं तो हमें ज़्यादा मौका था कि एक ठंडे दिमाग से सोच कर गौर व फिक्र करके देखें कि उस वक्त क्या हुआ था। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इस नावल में मिला कि वो बहुत सारी चीज़ें जो औरतों ने लिखी होती तो शायद मुख्तलिफ होती, और बल्कि एक दो जगह मकाम पर इस नावल में ऐसा लगता है कि अगर ये फैसले औरतों ने लिए होते तो शायद फैसला इसके अलावा कहीं कुछ और फैसला होता, शायद तक़सीम की सूरत हाल ही नहीं आई होती। तो कुछ जुमले हैं, मैं ये अपने से अख़ज़ नहीं कर रहा हूँ, इस नावल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं इससे पहले कि कुछ बातें और करूँ, नावल का एक हिस्सा पढ़ूँगा, 3-4 मिनट का है। दूसरे दिन ही मुनीर ने सुबह उठकर जो हो सका एक बैग में सामान रखा और अपना फैसला सुना दिया कि जल्द सब तैयार हो जाएं, दोपहर की ट्रेन से दिल्ली जाना है, वहाँ जामा मस्जिद से लाहौर जाने की ख़ास ट्रेन का इंतज़ाम है।
संजीदा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। ये क्या दीवानापन है, इतना बड़ा घर एक अजनबी शहर की चाह में छोड़ दें। उसने भी फैसला कर लिया, कभी नहीं, मेरे जीते जी तो कभी नहीं। देखो संजीदा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, 4 घंटे के बाद की ट्रेन है। फैसला जल्द लो, मेरा फैसला तो बदलने से रहा। तुम्हें हमारे और हिंदुस्तान के बीच एक को चुनना है। और हाँ, ये सामान वगैरह की बिल्कुल फिक्र न करो, इससे बेहतर वहाँ बना लेंगे। संजीदा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, सामान तो दूसरा बना लेंगे, पर ये शहर, यहाँ की सकाफत कैसे वहाँ पहुँचाएंगे? और ये दरियाए जमुना, क्या इसे भी वहाँ बहा देंगे? जिस दरिया के किनारे कभी हम पहली बार मिले थे, याद है मुनीर, कितने मुखालिफ थे हम दोनों के घर वाले। हमारी शादी के तो ये दरिया का किनारा ही था जहाँ हम सब की नज़रों से छुप कर मिलते थे। और अब कहते हो हम सब भूल के एक अनजाने शहर में चले जाएं। मुनीर ने संजीदा को टोकते हुए कहा, देखो बचकानी बातों में वक्त ज़ाया न करो, हमारे पास बस चंद घंटे हैं। मुनीर और संजीदा की बातों के दीवार के पीछे से सगीर भी सुन रहा था, पर सगीर बेबस था। वो कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वो नारे तैर रहे थे, मरेंगे, मर जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और इस मकसद में माँ के आड़े हाथ आना उस नौजवान खून के उबाल मार रहा था। तमाम रिश्तों को भूल जाओ, वो वक्त आ गया है कि कौम की खिदमत करो। पाकिस्तान की चाह और माँ के प्यार में क्या चुने? उसके दिल में बस ये आया कि ये तो फौरी हिजरत है जो ऐन इस वक्त ज़रूरी है। बाद में वो आकर अम्मा को ले जाएगा, तब उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। संजीदा ने अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए कहा, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैंने भी अपने वतन को चुना है। उसकी आंखों में ऐसे बेसाख्ता आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी चादर उठाई और पड़ोस में अपने वालिद के घर गई कि शायद वो मुनीर को कुछ समझा सके, पर वहाँ तो एक अलग कोहराम था। नूरुल हसन अपना सामान पैक कर रहे थे, साथ में उनकी दोनों बीवियां भी तैयार थीं। जब उन्होंने मलका की तरफ सवालिया निगाह से देखा तो उसने साफ मना कर दिया। माँ का 2 साल कब्ल ही इंतकाल हो चुका था। अब्बा हामिद हसन 56 के इस फैसले से इंतहाई सदमे में थे कि आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि तब तक रोती बिलखती बेटी भी आ गई। पर उन्होंने बड़े सब्र से काम लिया और बेटी को समझाया, बेटा जाने वाले को कोई न रोक सका, पर तुम्हें जाना है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए। जिस फैसले को अपने दिल से लिया हो उसी पर कायम रहना। संजीदा अपनी भाभी मलका से लिपट कर सिसक पड़ी। आज पहली बार शायद उसका दर्द समझ में आया कि इनकार क्या होता है। तो जाहिर है ये चीज़ें जो थी कि किस तरह से औरतों ने जो फैसले लिए। कई किरदार हैं जो अकेले रहते हैं। इसमें एक ख़ास बात यह है कि हम लोग आमतौर पर ख़ास तौर से जो खुर्शीद अकरम बात कह रहे थे कि जब तारीख़ की नज़रों से देखते हैं तो वो एक जाग्राफियाई तकसीम होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब ये नावल का है तो हम पाते हैं कि ये सिर्फ नावल जो है उन चीज़ों को भी दिखाता है कि यहाँ सिर्फ 2 मुल्क तकसीम नहीं हो रहे थे, बल्कि घर के घर तकसीम हो रहे थे। हर घर में एक दीवार खड़ी हो जा रही थी और वो दूरियां इतनी दूर हो गई कि सब मिलने के आस में ज़िंदा रहे लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो ये जो 2 घरों का ये तकसीम है जो
हर घर में वही सूरत हाल है, उसका इन्होंने बहुत नावल के तरह जिस तरह से होना चाहिए वो बात आई है। अब अगर कुछ नावल के जो तरीका किस तरह का नावल है उस पर बात कर लें तो ये सबसे चीज़ जो ख़ास बात इसमें मुतासिर करती है कि वो इसमें जिस तरह से डिटेलिंग उन्होंने की है वो बहुत कमाल की है। और उसमें जो है इलाहाबाद, दिल्ली, पंजाब ये सब शहर तो हैं ही हैं, उनकी सकाफ़त है, लेकिन जो नेहा खाने हैं हमारे, ख़ास तौर से जब कब्रिस्तान का वाक़या है, मंज़र है, जिस तरह से वो जाती है तो वो सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत से दाखिली जो सूरत हाल है और कहीं कहीं जो इंसानी एग्जिस्टेंस यानी वजूदियत का सवाल है वो सारे सवाल इसमें किसी न किसी तरह से आ जाते हैं। और सोशल डिस्कोर्स में तारीख़ी तो है ही है, लेकिन जग्राफिया का जिस उम्दगी से इसमें बयान किया गया है तो एक पूरा ज़िंदा माहौल बन जाता है। और तारीख़ और मैथोलॉजी का एक ज़िक्र तो खुर्शीद अकरम ने किया, और इसी तरह पान की तरह एक जो नदी आती है कहाँ से और किस तरह से वो पीछा करते हुए आती है और इलाहाबाद में मिल जाती, तो जो मैथोलॉजी का भी इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है अच्छा, और टेक्निक भी बहुत अच्छी है। किसी हद तक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तकनीक है कि एक वाक़या जो है वो बार बार एक ही जगह पर ठहरे होते हुए भी वो आगे पीछे कई वक्त एक साथ लेकर चलता है। बार बार हम पीछे जाते हैं, 40 की दहाई देखते हैं, 50 की, 60 की, 70 की, इस तरह से, लेकिन वो एक वक्त के साथ जैसे कि ये नहीं कि हम पूरी तरह से वहाँ चले जाते हों 40 में, बल्कि एक शख्स जो 40 में का वाक़या याद कर रहा है और 60 में, 70 में, तो वो जो माजी में आना जाना है उसने नावल के जो उसके जो पढ़ने का जो है उसका रीडिंग के जो रवानी है उसमें इजाफा किया है, और नावल के जो खुसूसियात हैं वो बहुत उभर कर आ सकी हैं, जिससे इसकी रीडेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। मैं फिरदौस साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ वो आगे भी लिखेंगी और उर्दू ज़ुबान को इसी तरह वो इनरिच करती रहेंगे। शुक्रिया।